हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो सेक्शन 3 से लेकर 50 में है। हम आगे धीरे धीरे वीडियो लाकर सारा कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज हम धारा 3 से लेकर 14 तक कंप्लीट करेंगे। ये किस विषय में बात करता है तो याद रखना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम दो ही प्रकार के तथ्यों को न्यायालय में जाने की इजाज़त देता है। पहला होता है विवादक तथ्य और दूसरा सुसंगत तथ्य। इसी से संबंधित साक्ष्य जाते हैं, इसी से संबंधित फैक्ट जाते हैं। ये होते क्या हैं, पूरा साक्ष्य अधिनियम में आगे बढ़ने से पहले इन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। पहला होता है विवादक तथ्य जिसे फैक्ट इन इशू कहते हैं, और दूसरा होता है सुसंगत तथ्य जिसे रिलीवेंट फैक्ट कहते हैं। दोनों होते क्या हैं, मान लीजिए कि ए ने बी को लाठी से मारा है, ठीक, और ए ने बी को लाठी से मारा है और बी मना कर रहा है, मैंने लाठी से नहीं मारा है, यानी कि ये जो बात कह रहा है बी उसके अपोजिट कह रहा है। तो इशू हो गया क्रिएट यहाँ पर, मेन इशू हो गया क्या मारा गया लाठी से, क्योंकि ए बोल रहा है मारा गया है, बी बोल रहा है नहीं मारा गया है। तो इसी को कहते हैं कि ये मेन इशू है कोर्ट पे। अब इसे हमें क्लियर करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो फैक्ट इन इशू इसे कहा जाएगा मेन मामले को। अब इसे पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में बी को लाठी से इन्हें मारा है, तो पता चला कि जाते समय सी ने देखा था कि घर से बाहर निकला और जाते समय बोल रहा था आज तो अच्छे से तबीयत ठीक कर दिया ए की। तो ये सी ने जाते हुए भी देखा और सुना भी, और साथ में जब घर पहुंचा तो साइड वाले पड़ोसी डी ने भी देखा कि उसके शर्ट पे खून लगा हुआ है और कहीं से ये आया है। जब पुलिस ने पता किया तो पुलिस को भी खून वाला कपड़ा मिला और खून ए का लगा हुआ था, यानी कि कहीं ना कहीं एक कड़ी मिली। पहले बात कि जाते हुए देखा, फिर घर पहुंचा तो डी ने खून वाले कपड़े में देखा, फिर पुलिस गई, पुलिस ने देखा, सबूत मिला, फैक्ट मिला। तो ये सारी कड़ियाँ क्या हैं, एक के साथ एक जुड़ रही है, किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है, ना कोई इसमें आशंका है। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो क्या हुआ, इससे हमने इतनी चीज़ें प्रूव किया, एक कुछ जुड़ी हुई चीज़ों को देख देख कर, क्या मामले से जुड़ी हुई चीज़ें हमने देखा, तो ये क्या कहलाएगा, हम इन सुसंगत तथ्यों के माध्यम से इस विवादक तथ्य का पता लगा रहे हैं। यानी कि क्या ए ने बी को मारा है, ये विवादक तथ्य है। इसका पता कैसे हम लगा रहे हैं, तो ये कड़ियों को जोड़ जोड़ कर, तो जो कड़ियाँ हम जोड़ रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हम कोर्ट में ला रहे हैं, वही विवादक तथ्य होता है। आपने न्यायालय में ये भी देखा होगा कि न्यायालय जब किसी पक्षकार से पूछता है तो वो सुसंगत तथ्य ही और ज़रूरी बातें ही पूछता है, बोलता है कि मामले से जुड़ी हुई चीज़ें ही कोर्ट में पेश की जाए, उसी से रिलेटेड बातें ही की जाए। या वकील भी कई बार ऑब्जेक्शन योर ऑनर कहता है, यदि कोई गलत बात या जो मामले से रिलेटेड मैटर नहीं है उसके बारे में कहता है। तो इससे हमें पता चल गया कि विवादक तथ्य क्या होता है, मेन इशू है। अब इसे पता लगाने के लिए हम जुड़ी हुई चीज़ों से फैक्ट इन इशू तक पहुँचते हैं। तो सुसंगत तथ्य क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। विवादक तथ्य का पता लगाने में, मतलब इसका पता लगाने में सुसंगत तथ्य काम आते हैं, जुड़ी हुई चीज़ें ही काम आती है। तो ये होता है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य, फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। सिविल मैटर में विवादक तथ्य को तथ्य का विवादक ही कहते हैं, नाम बदल जाता है, होता इसी प्रकार है, थोड़ा सा अंतर है जिसे आगे हम पढ़ेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, हम सारी सेक्शन एक साथ कवर हो जाएगी हमारी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप इलस्ट्रेशन को और जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से आप समझते जाइएगा। यहाँ पे सुसंगत हमने लिखा है, जिसका क्या अर्थ होता है, अभी बताया मैंने, कड़ियाँ जोड़ना, यानी कि जो जो संभावित चीज़ें हैं वो सभी बताना और सभी सबूतों को लाना। मान लीजिए कि ए ने पीटा है किसको, बी को, और उससे क्या हो गया, मृत्यु हो गई है ना। अब यहाँ पे ए ने बी को पीटा, बी की मृत्यु हो गई। अब इसमें जब बी को पीटा गया और पीटने के बाद में 3 लोगों ने वहाँ पे जब पीट रहा था, सी डी ई ने देखा, और सी डी ई ने ये सुना भी कि ए बोल रहा था कि आज इसका काम तमाम ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मारना और बी का चिल्लाना और साथ में 3 लोगों का देखना, एक ही जगह पे हो रही है तीनों घटनाएं और एक साथ हो रही है, यानी कि समय भी एक है और जगह भी एक है। हो सकता है कि समय अलग अलग हो और जगह भी अलग अलग हो, वो भी कंडीशन है, लेकिन ये एग्जाम्पल में सेम है। तो पीटते हुए, बोलते हुए, चिल्लाते हुए सुना, देखा, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई,
मामले से जुड़ी हुई है। तो जब न्यायालय में जाएंगे तो क्या बता सकते हैं ये CDE कि हमने ये बोलते सुना था, इसका चिल्लाना सुना था, इसका A ने B को मारा, वो भी हमने डंडे से मारते हुए देखा था। तो ये सारी चीज़ें रिलीवेंट होती है क्योंकि उसी समय हो रही है। मतलब इसे क्या बोलेंगे, सेम ट्रांजैक्शन, रेस जेस्टे इसे एक शब्द बोला जाता है। सेम ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में रेस जेस्टे के रूप में भी बोला जाता है। तो रेस जेस्टे कहाँ पे है, तो इस प्रकार से ये घटना पे है रेस जेस्टे, क्योंकि एक ही समय व्यवहार में सारी घटनाएं घटी हैं। इसी प्रकार से एक केस था R वर्सेस फोस्टर। आप ट्रिक से याद रखिएगा, फोस्टर से डस्टर, डस्टर क्या होती, गाड़ी। तो गाड़ी वाला मामला है। क्या हुआ था, गाड़ी से एक व्यक्ति ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और आगे भागते हुए आगे जा रहा था और वो व्यक्ति वहीं पे पड़ा हुआ था। साइड से जाते हुए व्यक्ति ने देखा कि इस व्यक्ति को एक गाड़ी है और गाड़ी बहुत तेज़ी से भागी है, और साइड में देखा तो कोई चिल्ला रहा था। उसके पास गया तो चिल्लाते हुए व्यक्ति से पूछा, उसने बताया कि ये जो गाड़ी गई है उसने मुझे मारा है। तो R वर्सेस फोस्टर में क्या हुआ था, इसे रेस जस्टे माना गया था क्योंकि गाड़ी का ठोक के भागना और फिर उसका चिल्लाना और बताना कि इसी गाड़ी ने मारा है, तो एक ही घटना में हुआ है, तो इसे भी सुसंगत माना। ऐसे एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एविडेंस दिया था वैसे ही ये एविडेंस कोर्ट में मान्य होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। और दूसरा केस है रटन वर्सेस क्वीन। रटन वर्सेस क्वीन का मामला क्या था, यहाँ पर पति पर पत्नी की हत्या का आरोप था और पत्नी उस समय बहुत परेशान थी और उसने हड़बड़ी में टेलीफोन कॉल किया पुलिस को, और पुलिस के किसी अधिकारी ने फ़ोन उठाया और ये कहा कि हेलो आप कौन बोल रहे, तो महिला ने बोला कि यहाँ पे मैं समस्या हूँ, प्लीज़ पुलिस को भेज दीजिए, और उसने जल्दी से अपने एड्रेस बताया और डर के कारण फ़ोन काट दिया। और जब पुलिस पहुँची तो पता चला कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। तो इसे क्या माना गया कि उसी समय जब हो रही थी घटना, उसी समय महिला ने किसको बताया, पुलिस को। यानी कि कोई बनाई हुई बातें नहीं है, इस पे विश्वास योग्य है, उसने मन से नहीं कहा है, इसलिए ये भी सेम ट्रांजैक्शन बोला जाता है और इसमें सेम ट्रांजैक्शन में ये आ जाएगा। लेकिन कुछ बातें हम देखेंगे तो एक केस था थॉमसन वर्सेस ट्रिवेनियन का। इसमें क्या था, मेन बातें हम देखते हैं, मैटर तो बहुत सारे फैक्ट थे। इसमें यह कहा कि जब भी कोई एक साथ सेम ट्रांजैक्शन में घटना हो रही है तो कहीं झूठ बात बना के तो नहीं बोली जा रही है या बात गढ़ा तो नहीं जा रहा है। अगर झूठ बोल रहे हैं और बात गढ़ रहे हैं तो वो सुसंगत नहीं होता है, यदि जानबूझकर बोल रहे हैं तो। और अगर अनजाने में है, एकदम से घटना हो रही है और आप बोल रहे हैं, तो वो रिलीवेंट होता है एक ही समय भार में। अब आगे ऐसा मामला जिसमें स्त्री का गला को काटा गया और बेडिंगफील्ड नाम के व्यक्ति ने हमला किया था स्त्री के गले पे, और स्त्री के गले पे हमला करने के बाद जब पूरा हमला हो गया और जब वो जाने लगा तो उसने क्या कहा, महिला ने, कि देखो बेडिंगफील्ड ने ये क्या किया, महिला ने कहा, और जख्मी होते समय कुछ नहीं कहा था। तो इसे एक सेम ट्रांजैक्शन कुछ का नहीं कहा गया, यदि कहा होता तो क्या होता, ग्राह्य होता। तो इसे सेम ट्रांजैक्शन नहीं माना गया था क्योंकि बाद में महिला ने कहा था। परंतु घटना होने के पश्चात कहना ग्राह्य नहीं है। डाइन डिक्लेरेशन में भी यह कथन ग्राह्य नहीं है क्योंकि मृत्यु की आशंका थी, क्योंकि ये विदेशी है ना, बेडिंगफील्ड वाला मामला अंग्रेज़ों का है, बाहर का है। हमारे इंडिया में क्या है कि अगर मृत्यु की आशंका भी है और आपने कह दिया कि मृत्यु हो सकती है तो वो कथन भी सुसंगत है। अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो भी सुसंगत है और बच जाता है तो संपुष्टिकरण में सुसंगत होता है। ठीक है। एक ऐसा ही मामला जो सबसे प्रसिद्ध है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण मामला है, जिसे R वर्सेस रिचर्डसन का मामला करते हैं। इसमें क्या होता है, रिचर्डसन अपने एक कंपनी में कार्य करता है, पास ही में एक गांव होता है, वहाँ पे एक लड़की से प्रेम होता है, तो वो दोनों मिलते जुलते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि महिला प्रेग्नेंट हो गई, जो लेडी थी उसकी गर्लफ्रेंड। तो उसे लगा कि अब मेरा नाम बर्बाद हो जाएगा, बचाना पड़ेगा। तो नाम बचाने के चक्कर में उसने जिस दिन लड़की के घर में मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, व्यक्ति रिचर्डसन गया, बढ़िया तैयारी किया था, चाकू तैयार करवाया एक दुकान से, आधे घंटे की ऑफिस से छुट्टी लिया और वहाँ गया और वहाँ जाकर महिला को मृत्यु कारित कर दिया। अब जहाँ जाता तो वहाँ गीला भी था, कीचड़ भी था, तो वहाँ उसके पैरों के निशान भी छुपे हुए थे। साथ में जब स्त्री को मारा तो उसके कपड़े में खून भी थे और एक तरफ का जूता पूरा भीगा हुआ था उसका।
तो ये सारा जब लड़की को जलाने के लिए लिया गया तो सारे लोग आए थे, वहाँ पे रिचर्डसन भी आया था, ताकि किसी को शक ना हो कि ये क्यों नहीं आया। तो वो भी उससे बचने के लिए गया था। वहाँ पुलिस ने सबकी जांच करी तो इस रिचर्डसन के जूते के निशान मिल गए। सेम वही थे जो कीचड़ से मिले हुए थे, कीचड़ से आते हुए जो जूते के निशान थे और इसने जो जूते पहना था सेम थे। बाद में शक हुआ, बाद में पता चलाया गया, उसके घर में गया तो उसके कपड़े में खून भी मिले, साथ में उसका दायां जूता भीगा हुआ कीचड़ से मिला, मोजा। और इस प्रकार से चाकू, जो चीज़ें उसके पास मिली है वो सारी चीज़ें रिलीवेंट हो रही है, क्योंकि घर में कोई नहीं था तो ओकेज़न था, ओकेज़न यानी अवसर मिल गया, घर में कोई नहीं था, उसने प्रिपरेशन किया तो प्रिपरेशन चाकू बनाना। ये जितनी भी चीज़ें हम न्यायालय में देंगे जो जो हुई है वो सारी चीज़ें रिलीवेंट होती हैं। तो ये केस था आर वर्सेस रिचर्डसन का केस था। चीज़ों को हम एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, सेक्शन भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन समझ लीजिए। सारी चीज़ें मैं फिर एक बार में ही क्लियर कर दूंगा। एक इलस्ट्रेशन और है जिसमें क्या हुआ, 4 लोगों ने मिलकर, एक बिल्डिंग है मान लीजिए ये, इस बिल्डिंग पर रात के 2 बजे 1 जनवरी 2023 को, मॉल है एमपी का किसी स्थान का, तो मॉल में मध्य प्रदेश के एक स्थान पर किया गया, मान लीजिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जब न्यायालय में मामला जाएगा तो हम बताएंगे 2 AM में हुआ था, तो ये 2 AM भी रिलीवेंट है। 1 जनवरी को हुआ था, ये सबूत भी हम न्यायालय में दे सकते हैं। मॉल में हुआ था, ये सबूत भी हम दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुआ था, तो वो सबूत भी हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर 4 लोगों ने क्या क्या किया, डी नाम के व्यक्ति ने प्लान किया ये ब्लास्ट करने का। यहाँ पे बिल्डिंग में कोई उद्देश्य रहा होगा, बदला लेना रहा होगा, बंद कराना रहा होगा, तो इन्होंने प्लान बनाया। सी ने सामग्री जुटाई ब्लास्ट की, और बी ने बनाया और उसको सप्लाई कर दिया ए को। ए ने क्या किया, कार्य किया, गया और रात को लगा दिया, कोई नहीं था लेकिन बिल्डिंग नाश हो गया, जो सामान था उसका नुकसान हो गया, तो ये ब्लास्ट हुआ। अब यहाँ पर ये 4-5 लोगों ने देखा था कि ए नाम का व्यक्ति या कोई व्यक्ति है जो गया है, और फिर तुरंत जैसे ही बाहर आया है तो पता चला कि वहाँ ब्लास्ट हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे परिस्थितियाँ, ए की हरकतें, कंडक्ट, रात को 2 AM पे 1 जनवरी को, ये सारी चीज़ें बताएंगे, ये स्पष्ट करेंगे, ये इंट्रोडक्शन देंगे कि ये 2-3 लोग मिलकर गए थे, ए और ए के साथ कई लोग मिलकर गए थे और कई लोग मिलकर बाहर आए। इस प्रकार से ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ऐसा इंट्रोडक्शन भी कोर्ट में रिलीवेंट होता है। 2 AM और 1 जनवरी ये भी रिलीवेंट है, मॉल में किया ये भी रिलीवेंट है, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में दे सकते हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ें रिलीवेंट होती है। आइए हम धारा पे देखते हैं। तो धारा 3 क्या बोलती है, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। हमने अभी बताया था कि कोई भी तथ्य देते हैं तो 2 ही प्रकार के तथ्य न्यायालय में जाते हैं, पहला है विवादक तथ्य और दूसरा है सुसंगत तथ्य। तो विवादक क्या होता है और सुसंगत क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन 3 कंप्लीट। सेक्शन 4 क्या था, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य, इसे रेस जेस्टी भी कहते हैं। सेक्शन 4 में आ गया, पहले सेक्शन 6 में थी ये बातें, अब हमें 4 में याद रखना पड़ेगा क्योंकि लागू होने वाली जुलाई से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, पुराना धारा 6 है। तो क्या हुआ, एक समव्यवहार जो हम पढ़ चुके हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। एक समव्यवहार के बारे में, सेम ट्रांजैक्शन के बारे में जो भी सबूत देते हैं तो सेक्शन 4 में रिलीवेंसी बताई गई है। इसी के बाद में हम सेक्शन 5 में आते हैं। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों का प्रसंग हेतु परिणाम। यहाँ पे क्या क्या बोला, ओकेज़न। तो हमने बताया था आर वर्सेस रिचर्डसन में कि उसको मौका मिला कि घर में कोई नहीं था, तो ये ओकेज़न जो हम बोलते हैं वो रिलीवेंट होता है। ओकेज़न के बारे में बताएंगे, वो रिलीवेंट होगा। कॉज या इफेक्ट, अब जो गया घर में और जब जा रहा था तो कीचड़ से उसके जूते सने हुए थे और साथ में मृत्यु हो गई, तो ये रिजल्ट ही हुआ ना उसका, उसी का कारण था ना, अवसर मिला। तो ये तीनों चीज़ें रिलीवेंट होती है कहाँ पे, सेक्शन 5 में। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा है 5। इसी प्रकार से धारा 6 में है मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो मोटिव क्या होता है, आर वर्सेस रिचर्डसन में क्या था उसका मोटिव, कि उसको बचना था। किस चीज़ से बचना था, अपमान जो होता उसका, कि प्रेग्नेंट कर दिया है और समाज में उसका सम्मान कम होता, तो उससे बचने के लिए तो मोटिव क्या होगा, उसको प्रेरणा कहाँ से मिली मारने की, वो जो प्रेरणा और जो भावना उत्पन्न हुई है वही मोटिव कहलाती है।
किसी भी मैटर में मोटिव ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मार दिया ना उसने, तो अब दंड तो उसको मिलेगा ही। तो मोटिव भी लेकिन रिलीवेंट होता है, जब न्यायालय में देंगे तो दें या ना दें, लेकिन देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रिपरेशन, उसने चाकू तैयार करा था, तो चाकू के बारे में जो बात बताएंगे कोर्ट में रिलीवेंट रहेगी। और उसने प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, जब ऑफिस में था तो वो जल्दी जल्दी भागा कि मुझे जाना है, तो ये क्या हो गया, प्रीवियस बाद वाला कंडक्ट की घटना करना था ना, तो घटना करने के लिए, अच्छा सॉरी, घटना के पूर्व वाला कंडक्ट है ये, तो घटना होने से पहले वाला कंडक्ट। मान लो कंडक्ट के बारे में एक और एग्जांपल, कि कोई होटल में कोई व्यक्ति बैठा है, चाय पी रहा है, वहाँ पे साइड वाले व्यक्ति ने बोला कि पुलिस आ रही है चोर को पकड़ने, और चाय पीने वाला आदमी कूद कर भाग गया। तो इससे क्या पता चला, हमारा स्टेटमेंट और उसका भागना दोनों एक मिल गए, तो ये भी रिलीवेंट होता है। तो इसे को प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, या तो पहले का आचरण या बाद का आचरण आपके शब्दों के साथ में मिल गया, तो ये चीज़ भी रिलीवेंट होती है। हालांकि स्टेटमेंट अपने आप में रिलीवेंट नहीं है, लेकिन रिलीवेंट और घटना दोनों मिल गई, इसलिए ये रिलीवेंट कहलाएगा। अब आते हैं हम धारा 7 में। 7 में क्या बोला, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य है। 2 वर्ड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना और इंट्रोड्यूस करना। जब कहीं कोई अपराध हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था कि बम ब्लास्ट हुआ है, अब ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सप्लेन किया उसने, या फिर इंट्रोड्यूस किया, या बताया कि इस टाइम पे हुआ था, इस जगह पे हुआ था, हाँ मैंने उसे देखा था। या कई लोग, एक कह रहा कि मैंने देखा था और बाकी लोग कह रहे कि हमने नहीं देखे थे, ये सब रिलीवेंट होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आप समझ लीजिए। वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के, अंडरलाइन करिएगा, स्पष्टीकरण और पुनः स्थापन। पहला, जो चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, वो भी रिलीवेंट है, के लिए आवश्यक है। या जो विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य का द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। मान लीजिए कि जो भी बम ब्लास्ट वहाँ पे हुआ था हमारे ये पहले वाले एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 2-4 लोगों ने बोला कि हाँ हमने भी देखा था, या कई लोग बोल रहे नहीं मैंने तो नहीं देखा, यानी कि समर्थन कर रहे हैं कोई या खंडन कर रहा है। ये दोनों ही चीज़ें रिलीवेंट होती है कोर्ट पर, तो ये दोनों पे भी अंडरलाइन करिएगा। या जो किसी व्यक्ति या वस्तु, मान लिया कि उसने जिन जिन व्यक्तियों को ब्लास्ट करते जाते हुए देखा था, तो ये वह सारे व्यक्ति भी रिलीवेंट हो जाएंगे। वस्तु का, तो वस्तु, कोई वस्तु वहाँ देखा कि पहले अच्छे से थी और फिर जैसे ही ब्लास्ट हो तो सब छत हो गया है, तो ये सब चीज़ें रिलीवेंट हो जाएंगी। अनन्यता स्थापित करते हैं, या समय या स्थान। समय क्या था, रात के 2 बजे, स्थान क्या था, मध्य प्रदेश का था। तो जब जहाँ तक कोई विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो, या जो उन पक्षकारों द्वारा का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहाँ तक सुसंगत है जहाँ तक कि वे उस प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें सुसंगत होती है, ये कहा गया है। अब अगला पढ़ते हैं हम 8वां सेक्शन नंबर 8 में क्या कहा था, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। हमने ये इलस्ट्रेशन जो समझा था ना कि ये 4 लोगों ने मिलकर किया है, और इन लोगों के बीच में जो भी मैसेज में बात हुई होगी, जो भी मेल के माध्यम से बात हुई होगी, कोई भी सबूत यदि हमें मिलता है, हमें याद रखना षड्यंत्र में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, यहाँ 4 लोग थे, तो इन लोगों ने दोनों ने बातचीत करे, सब ने अलग अलग काम किया है, तो सेम, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई। क्या हो गया, षड्यंत्रकारी द्वारा एक साथ कार्य किया गया, तो ये भी फंस जाएंगे। अब जब सबूत देंगे तो रिलीवेंट होगा। 10 क्या बोलता है, 8, जहाँ की यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि 2 या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुचित दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, जैसे इसमें किया है इन लोगों ने। वहाँ उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात, जब ऐसा आशय उनके प्रथम बार धारण किया हो, जब मन में उनका बना हो चारों का कि ब्लास्ट करना है, उनने कुछ बात कही है, कोई बात लिखा है इस बारे में, हर व्यक्ति के विरुद्ध है वो एक बात, जिसने भी कहा हर व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने षड्यंत्र किया है, और षड्यंत्र को दर्शाने के लिए साबित कर सकते हैं प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था, कि ये भी पक्षकार था, सी भी पक्षकार था, बी भी पक्षकार था, ए भी पक्षकार था। तो ये षड्यंत्र भी रिलीवेंट होता है। षड्यंत्र में इनने जो जो बातें लिखे हैं, बोले हैं इंटेंशन होने के बाद में, तो वो सब चीज़ें रिलीवेंट होती है धारा 8 में। अब आते हैं धारा 9 में। धारा 9 क्या कहती है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे, यानी कि असंगत तथ्य की बात कह रहा, असंगत तथ्य भी सुसंगत होते हैं। वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस पे इनकंसिस्टेंट,
ये इनकंसिस्टेंट, इसका अर्थ क्या होता है? तो अपन ने अभी कंसिस्टेंट समझा था, सुसंगत। ये तीनों वर्ड को आपको पढ़ना है, सुसंगत, विसंगत और असंगत। सुसंगत को बोलते हैं रिलीवेंट, विसंगत को बोलते हैं इररिलीवेंट और असंगत को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, जो कि धारा 9 में है। इनकंसिस्टेंट धारा 9 में है, बाकी ये मैंने अलग से लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए सुसंगत का क्या अर्थ होता है? जब कोर्ट में, न्यायालय में कोई चीज़ प्रूव करता है तो जुड़ी हुई, मामले से जुड़ी हुई चीज़ें ही देंगे, तो उसे क्या बोलता है? रिलीवेंट। रिलीवेंट चीज़ें ही देंगे। और यदि आप फालतू की बकवास करेंगे तो रोका भी जा सकता है आपको, तो इसे बोलते हैं विसंगत। जो मामले से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है उस बारे में बात करेंगे तो कोर्ट रोक देगा। आपने वकील को देखा होगा ना कि ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन कहता है, तो वहाँ पे फिर वो जज को बताता है वकील कि सर ये मामले से जुड़ा हुआ है, मैं आपको साबित करूँगा कि कैसे जुड़ा हुआ है, ये इररिलीवेंट नहीं है, रिलीवेंट है, तो कोर्ट फिर इजाज़त देता है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड कहता है फिर न्यायालय, तो वही होता है। तो रिलीवेंट जो मामले से जुड़ा हुआ है, और इररिलीवेंट जब न्यायालय मना कर दे कि ये मामला जुड़ा नहीं हो, इस बारे में मत कहिए। और असंगत क्या होता है? तो असंगत को समझना है तो सबसे बढ़िया है, मान लो ए ने कहा है भोपाल में, ए ने बी से ए ने कहा कि बी ने गोली मारी है। ए ने कहा है कि बी ने गाली मारी है, और गाली गलीज को ही माफ़ करना, गाली गलौज की है और साथ में पिटाई भी की है, गोली नहीं मारी है। हालांकि वो दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, इसलिए वो यहाँ पे याद आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ? बी ने कहा है कि वह उस दिन बेंगलोर में था। ए ने बी को गोली मारी है भोपाल में, लेकिन जिस दिन गोली मारने की बात कह रहा है वह बेंगलोर में था। तो ए की बात ए ने जो कहा और बी जो बात कह रहा है, दोनों ही अलग अलग हैं। तो इसी को कहते हैं असंगत बातें। तो क्या ये कोर्ट में नहीं दे सकता? बी कोर्ट में नहीं बोल सकता कि मैं बेंगलोर में था? क्या वो एविडेंस नहीं दे सकता? दे सकता है। तो वो चीज़ भी रिलीवेंट होती है। कहाँ पे? तो सेक्शन हमारी 9 में रिलीवेंट होती है कि ए ने बी से कहा, ए ने कहा है कि बी ने गाली गलौज की है, पिटाई की है। बी मना कर देगा, मैंने नहीं दिया है, मैं बेंगलोर में था। अब दोनों वाक्य मेल नहीं खा रहे हैं, फिर भी सुसंगत होंगे, तो इसी को एक लाइन में कहते हैं असंगत। असंगत तथ्य भी कोर्ट में सुसंगत होते हैं जब वो मामले से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से 10 में आते हैं जो नुकसानी का दावा के बारे में बात करती है। नुकसानी कस में होती है? आपको पता है, जैसे संविदा वाले मामले हैं, किसी को प्रतिकर लेना हो, तो ये सारे मामले क्या कहलाते हैं? रकम अवधारित करने वाले मामले। मान लो कि किसी मामले में न्यायालय ने रकम धारित कर दिया और रकम के बाद में रकम वाला सिविल मामला है और सिविल मामले में किसी पक्षकार को प्रतिकर देना है, लेकिन प्रतिकर कितना देना है ये कन्फर्म नहीं हुआ है। तो ऐसे मामले में फिर न्यायालय कितनी रकम दिलवाएगा, कैसे रकम दिलवाएगा? तो जो एविडेंस जो पक्षकार लाएगा वो सारे एविडेंस न्यायालय लेगा, फिर उस हिसाब से वो रकम या प्रतिकर दिलाएगा। तो यही कह रहा है कि 10 में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत होते हैं, यानी कि सिविल मामले से संबंधित है। एक बात और जो हमारी रह गई थी, ये वाला इलस्ट्रेशन धारा 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, इसे हम समझते हैं। जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, सेक्शन 9 का इलस्ट्रेशन बी यहीं पे समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, प्रश्न है कि क्या ये ने अपराध किया है। परिस्थिति ऐसी है कि 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, और इन चारों में से ही किसी ने अपराध किया है और बाद में सबूत आया है कि ए बी और सी ने अपराध नहीं किया है। तो अपराधी कौन हुआ? फिर अपराधी डी हुआ। तो यही बात कह रहा है ये प्रश्न। यह है कि क्या ए ने कि अपराध किया है। परिस्थितियां ऐसी है कि वह अपराध ए बी सी या डी में से किसी एक के द्वारा किया गया होगा। वह हर तथ्य जिससे यह दर्शित होता है कि अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था, वह बी सी या डी में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था। तो सुसंगत है यहाँ पर, ठीक है। फिर या तो डी फंस जाएगा या इनमें से किसी ने नहीं किया तो कोई नहीं फंसेगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 11, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। अधिकार मतलब किसी का अधिकार है,
या रूढ़ी, रूढ़ी क्या होती है? जो पुरानी प्रचलन में बहुत लंबे समय से चली आ रही है, कोई अधिकार है, रूढ़ी है, तो वो सब चीज़ें होता है। जैसे कि रूढ़ी के बारे में कहा जाए, ये पिता की संपत्ति है और मैं पिता की संपत्ति में रह रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी को भी उनके दादा ने दिया था, उनकी ये पावती है। तो इस प्रकार से जो आप सबूत देते हैं तो वो रूढ़ी के रूप में, या आपका अधिकार, अधिकार है तो अधिकार के रूप में, या कोई रूढ़ी चली आ रही तो रूढ़ी के रूप में सुसंगत होते हैं सारे व्यवहार और सारे उदाहरण। तो ये सारी चीज़ें 11 सुसंगत होता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से सेक्शन 12 में आते हैं। तो सेक्शन 12 में दिया गया मन की, शरीर की और शारीरिक संवेदना, 3 चीज़ें, मन की दशा, शारीरिक दशा और शारीरिक संवेदना। तो इसमें कहना यह चाह रहा है कि जब भी कोई भी मैटर होता है तो उसमें मान लो किसी ने ए ने बी की पिटाई कर दी जिससे कि शरीर में दर्द हो रहा है, और दर्द के समय उसने कहा कि मुझे ए ने मारा है। तो जो चीज़ें कहा है वो क्या दिखा रही? शरीर की कंडीशन भी दिखा रही है और उसके शब्द भी बता रहे हैं, और उसी समय बोला है जब मार खाया है उसने। तो ये चीज़ें रिलीवेंट होती है, शरीर की दशाएं बताने वाली चीज़ें। मन की दशा, जैसे कोई बीमार है, मन खराब है उसका, कोई बात वो कह रहा है तो मन की कंडीशन गड़बड़ है, वो भी बता सकता है। मान लो मन की और कंडीशन क्या है, किसी ने बहुत ज़्यादा शराब पी लिया और गाड़ी नेग्लिजेंसी में चला रहा और किसी को ठोक दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसकी मन की कंडीशन ठीक नहीं है। तो हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि ये दारू पिया था, मन की कंडीशन ठीक नहीं थी और उसने उतावलेपन से गाड़ी चलाया और गाड़ी चलाकर नुकसान कर दिया। या मान लो कि नेग्लिजेंसी में डॉक्टर ने इलाज किया और नुकसान हो गया, तो यहाँ पे नेग्लिजेंसी किया, साथ में उतावलेपन मतलब रेसनेस से गाड़ी चलाया, तो ये सारी चीज़ें, इंटेंशन था तो इंटेंशन प्रूव कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रूव हो जाता है यहाँ पे? मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, 1 2 3 4 5 चीज़ें के बारे में है। 6 7 ये भी है, बेमनस्य और सदिच्छा दर्शित करने वाले या शरीर या शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। सारी चीज़ें जो हम एविडेंस देंगे ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। क्या क्या? आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन और क्या? बेबनस्य और सदिच्छा। इन चीज़ों का भी साक्ष्य देते हैं न्यायालय में, और न्यायालय साक्ष्य में लेता है, जिसमें मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना के बारे में हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें रिलीवेंट। एग्जाम्पल के लिए, बी के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना बी जानता था, किए गए नुकसान के लिए बी पर ए बादल आता है। मतलब ए ने बादल आया है, बी के कुत्ते को ने उसको काट दिया, हिंसक होना जानता था, उसको नुकसान पहुंचा दिया, जबकि बी को पता था फिर भी उसने ध्यान नहीं रखा और ए को काट दिया। तो जो जब ए सबूत देगा, क्या देगा सबूत? कि कुत्ते ने 3 4 लोगों को पहले काटा था। तो ये सब रिलीवेंट है और फिर ये फंस भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रिलीवेंट होती हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर जी आता है। जी में ये हुआ था कि ए ने बी पर उस काम के कीमत के लिए बादल आता है। ए ने बादल आया है बी पर, क्यों? क्योंकि बी का काम किया है, बी के घर बनाया है उसने। लेकिन क्या ए पर बी उस काम के लिए कीमत के लिए बादल आता, जो ठेकेदार था। यहाँ पे सिंपल ही हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ए घर बन रहा है ए का, इसने बात किया सी नाम के ठेकेदार से, ठीक है। अब ठेकेदार ने काम किसको दे दिया? बी नाम के व्यक्ति को। अब बी नाम का, ये दोनों कौन हो गए? ये प्रिंसिपल हो गया, ये एजेंट हो गया। बी कहाँ गया? काम करने। और बी ने काम किया तो ए से पैसे मांगा, ए ने पैसे नहीं दिया, बी ने ए के ऊपर बादला दिया। तो यहाँ पे ये दोनों है ना, पैसे इसी से लेगा ये, क्योंकि सी ठेकेदार है ना, सी से पैसे लो, इससे क्यों ले रहे हो? तो यही बात यहाँ पे कहा है। क्या कहा है? ए पर बी उस कीमत के लिए बादल आता है जो ठेकेदार सी के आदेश से ग्रह पर जिसका वह ए स्वामी है बी ने किया था। ए का प्रतिवाद है कि वह बी का ठेका के सी के साथ था, ना कि बी के साथ। यह तथ्य कि ए ने प्रश्नगत काम के लिए सी को कीमत दे दी है, इसलिए सुसंगत है। ए ने सी को पैसा दिया, भाई सी से लो ना, मैं तुम्हें क्यों दूं पैसे अलग से? ये कहानी हो गई। उससे यह साबित होता है कि ए ने सद्भावपूर्वक सी को प्रश्नगत काम का प्रबंध दे दिया था, जिससे बी के साथ सी अपने ही निमित्त, ना कि ए के अभिकर्ता के रूप में संविदा में स्थिति में था। तो ये सारी चीज़ें रिलीवेंट होंगी और ए से पैसे नहीं ले पाएगा। जो भी पैसा बी लेगा तो सी से ही लेगा। क्लियर हुआ? अब लास्ट इलस्ट्रेशन इसमें हम पढ़ते हैं, सेकंड लास्ट।
ये है क्या पहले समझ लीजिए, फिर आप इसको पर्सनल पढ़िएगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ए बी पर कई बार हमला किया मार डालने के लिए, डेथ करने के लिए। पहली बार फर्स्ट टाइम पे बच गया, सेकंड टाइम पे बच गया और थर्ड टाइम भी बच गया, तो बी एविडेंस दे सकता है कि इसने 2 बार पहले भी मुझे मारने का प्रयत्न किया है। ये एविडेंस रिलीवेंट है इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि बी कहे कि इसने सी डी और ई नाम के व्यक्ति को भी पहले मारने की कोशिश की, तो आदतन है, आदतन अपराधी है, तो ये चीज़ रिलीवेंट नहीं होगी। क्या लिखा है, ये चीज़ विसंगत होगी। यह तथ्य कि ये लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से आसन करने का अभ्यासी था, विसंगत है। विसंगत मतलब ऐसी चीज़ें नहीं लेता कोर्ट, स्वीकार नहीं होती हैं। अब आता है हमारा इस धारा 13। क्या है, इसमें 2 वर्ड हैं, एक्सीडेंटल और इंटेंशनली। तो देखा जाता है कि क्या इस किसी व्यक्ति ने कार्य को इंटेंशन से किया है या डायरेक्ट या अनजाने में एक्सीडेंटली हो गया है। तो एक केस था ब्राइड इन दी बात का केस था, उसमें हुआ ये था कि एक व्यक्ति ने 3 शादियां किया। पहले पत्नी से जब शादी किया था तो वो उसकी मृत्यु हो गई नहाते हुए। फिर दूसरी पत्नी शादी किया तो उसे भी स्विमिंग पूल में लेके वहाँ नहा रहे थे और डेथ हो जाती है। इसी प्रकार से तीसरी महिला को लेकर जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि ये घटना भैया इंटेंशनली है, एक्सीडेंटली नहीं है। 3 बार एक सी घटना कैसे हो सकती है, तो ऐसा सबूत देंगे तो ये भी सेक्शन नंबर 13 में रिलीवेंट होती है। 13 लिखा हुआ है, 13 में रिलीवेंट होती है। जैसे कि एक व्यक्ति था, इलस्ट्रेशन लिखा 13 का पहले ही, कि उसने बीमा कराया कंपनी में अपना घर का बीमा में क्या होता है कि आग लग जाए तो आपको पैसे मिलते हैं। ये क्या करता था, घर में आग लगा देता था और उसका पैसा ले लेता था। फिर दूसरी बार उसने अपने दूसरे घर में आग लगाया, अलग अलग कंपनी से पैसे लेता था और अलग अलग कंपनी में बीमा था और उससे पैसे लेता था। 2 बार ऐसा हुआ, फिर समझ में आ गया कि ये इंटेंशनली है, एक्सीडेंटली नहीं है। तो ये चीज़